गुड मॉर्निंग। लास्ट हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो क्रिएटिविटी में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं की बात करेंगे। देखो, जो मोस्ट कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं सिर्फ वही टेस्ट हैं। इसमें एक टेस्ट हमारा कौन सा है, मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आरजे गोल्डमैन ने इसको डेवलप किया था। यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट क्रिएटिविटी से संबंधित है और कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर गिलफर्ड की बात करें, इसने डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेके अपना एक टेस्ट बनाया था। ठीक है, 1953 में इन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट दिया था जेपी गिलफर्ड ने। इसके अलावा 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीटीसीटी, टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे रोबस्ट टूल माना जाता है, सबसे वाइडली यूज किया जाता है टॉरेंस टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर टॉरेंस टेस्ट में देखो क्या क्या चीज़ मेजर की जाती है। ये 3-4 चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। टॉरेंस के अकॉर्डिंग हमने बात भी की थी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्रिएटिविटी की, जिसमें हमने ओरिजिनलिटी की, फ्लुएंसी की, फ्लेक्सिबिलिटी की, है ना, वो सब बात की थी। तो वो सब यहाँ पे असेस किया जाता है कि उस व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए सपोज करो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इनसे इमेजेस बनाइए। आप कितनी इमेज बना सकते हैं, कितनी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं, इनसे कितनी ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएंगी, बनाइए। कंसेप्ट हेमंत ये है कि यहाँ पे जब आपको इस तरह से दिया जाता है तो अब ओरिजिनल वे में काम करना है। ठीक है, फ्लुएंसी के साथ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना है। आगे बात करते हैं यहाँ असेसिंग क्रिएटिविटी, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। ये कॉविंगटन का टेस्ट है। रिमोट एसोसिएशन, रिमोट होता है दूर का, है ना। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपके घर में एसी टीवी जो भी है, अब रिमोट से वो कनेक्शन डायरेक्ट तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई संबंध है। और ये दूर के संबंध को सोच पाना आइडियाज में, यही हमारी क्रिएटिविटी का लक्षण होता है कि हमें डायरेक्ट लिंक दिखाई नहीं देता उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों में आपस में रिलेशन है। थैंक यू मैम। कहीं ना कहीं उन दोनों में रिलेशन बनता है। तो ये रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ रिमोट एसोसिएशन टेस्ट में क्या चीज मेजर की जाती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट की मैंने बात की थी कि साइकोमेट्रिक एक ब्रांच है जो किसी भी क्वालिटेटिव ट्रेट को क्वांटिटेटिव नेचर का बना देती है या उसमें उसको मेजर करती है। लाइक आईक्यू हमारा यदि देखा जाए तो क्वालिटेटिव नेचर होता है, ये बड़े बुद्धिमान हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब इसको हम क्वांटिटिव कैसे बनाएं, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट का यूज करना पड़ेगा, और उस टेस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी किसे, साइकोमेट्रिक से बनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे हम बाकर बेंदी, ये इंडियन टेस्ट हैं। अगर मैं इन टेस्ट की बात करता हूं तो ये कौन से हैं, ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट द्वारा डेवलप किए गए हमारे टेस्ट हैं। इसमें बाकर मेहंदी टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्जन है। पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, शर्मा है, सक्सेना है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन टेस्ट हैं। शर्मा डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटीज टेस्ट, सक्सेना टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अब बात करते हैं यहाँ जो हमारा पासी टेस्ट है, इसमें क्या चीज़ मेजर की जाती है। इसमें यहाँ हमारा यूज किया जाता है सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट, अनयूजुअल टेस्ट। ठीक, तो लाइक पजल दे दी है या और कुछ, इसमें ग्लोब टेस्ट, तो वो सब इसमें यूज होता है। अब हम बात करते हैं टास्क इन टीचिंग फॉर क्रिएटिव। एनकरेज करना चाहिए बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं और क्रिएटिविटी की तरफ उनको ले जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी कमी रहती है कि हम बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं उनके मौलिक आइडियाज के लिए, या हम डिस्करेज कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी बुक्स में है सिर्फ वही ठीक है, इसके अलावा कोई यदि हम आइडिया देते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाता है ना। आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनको फोस्टर करें। आगे बात करते हैं 7 इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। कौन कौन सी चीजें हमें क्रिएटिविटी, अगर मान लो बीइंग ए टीचर आप जाते हैं तो आपको ये 7 चीजें अपने जहन में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगी। कौन कौन सी, लाइक सेट ओपन एंडेड चैलेंजेस, यानी ओपन एंडेड, जैसे मैंने कहा कि ये 4 लाइनें हैं और इनसे जितनी आप डायग्राम या जितने ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं बनाइए। अब ये क्लोज एंडेड था या ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड है। तो जब भी बच्चों के साथ आप बातचीत करते हैं तो वहां
ओपन एंडेड फॉर्म में ही चैलेंज उनको दीजिए, क्वेश्चन दीजिए। आगे मेक थिंकिंग इंपॉर्टेंट, सोचने को, चिंतन को बढ़ावा दीजिए। यानी ऐसा समय होना चाहिए क्लासरूम में बच्चे चिंतन करें, उस पर विचारशील हों। अगर मान लो हम बच्चों के चिंतन को ही बढ़ावा नहीं देंगे, उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो फिर बच्चों में क्रिएटिविटी भी डेवलप नहीं होगी। अभी तो देखो टेक्नोलॉजी जो आ रही है, कहीं ना कहीं आदमी उस पर डिपेंड होता जा रहा है। हालांकि जो व्यक्ति, देखो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे लिए सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, हमें टोटली इस पे डिपेंड नहीं होना है। छोटे बच्चों को जब तक इससे दूर रखा जाए, जब तक कि उनमें ठीक से इसको प्रयोग करने की या खुद की क्षमताएं विकसित ना हो जाएं। अगर आपने शुरुआत में ही इसको डिपेंडेंट बना दिया बच्चों को, तो फिर वो उसके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। तो चिंतन को बढ़ावा दें, चिंतन किसी भी विषय पे करवाया जा सकता है। वो आप मान लीजिए, मैंने बच्चों को कहा आज कि चलो अपनी तरफ से कोई स्टोरी लिखिए, ठीक है। अब बच्चे लिखेंगे उसमें, या कोई इनकम्प्लीट स्टोरी मैंने दे दी, इसको पूरा करिए आप। तो इससे चिंतन बच्चों का क्या होगा, थिंकिंग बढ़ेगी, थिंकिंग उनकी डेवलप होगी। आगे बात करते हैं मेक थिंकिंग एक्सप्लिसिट। फिर जो बच्चा चिंतन करता है ना, मान लो बच्चे तो अभी चिंतन तो हम भी करते हैं, लेकिन उसमें रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, वो भी तो ध्यान में रखना है। क्या जो बच्चे का चिंतन है वो वास्तव में व्यवहारिक है या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। अब मान लो बच्चे तो वहां कल्पनाएं करने लग जाते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन उसमें से कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी एक्सप्लिसिट हो सकती हैं, स्पष्ट हो सकती, ठीक है, व्यवहारिक रूप से लागू हो सकती। आस्क रिच क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न पूछिए बच्चों से। ऐसे प्रश्न पूछिए जो वहां पे बच्चों के सामने चैलेंज पैदा करे, बच्चा उसको करने के लिए उत्साहित हो, बच्चा वहां अपने चिंतन का यूज करे। आगे एनेबल कोलैबोरेटिव लर्निंग, फिर यहाँ पर साथ सीखने को, साथ बढ़ने को, साथ चिंतन को बढ़ावा दें। आपने देखा होगा ना, नोबेल प्राइज जब मिलते हैं, दो दो तीन तीन व्यक्तियों को भी एक फील्ड में मिल जाते हैं, कोलैबोरेटिव टास्क है। अगर मान लीजिए सपोज करो हम अकेले करते हैं, तो सारा चिंतन जरूरी नहीं है कि हम ही कर रहे हो इस दुनिया में। ऐसा हो सकता है कि जब दो चार व्यक्ति मिलकर सोचते हैं तो वो एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं, बजाय कि एक इंडिविजुअल। मैं ये नहीं कह रहा इंडिविजुअल कभी नहीं कर पाता, कर सकता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो इसलिए समझदार व्यक्ति सलाह लेते हैं। तो वहां पर कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहयोग शिक्षण को बढ़ावा दें। साइकोलॉजी में एक टास्क करवाया जाता है, उस टास्क में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, तो मैं कुछ पार्ट्स में आपको इस तरह से दूंगा, जब तक आप उसका सहयोग नहीं लेंगे तब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा, और आप इसका सहयोग नहीं लेंगे तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे क्या है, बच्चों में कोलैबोरेशन बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, ये कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है, ये बाद में हमारे सोशलाइजेशन में भी काम आती है। आज हम सहयोग से सीख रहे हैं, कल हम सहयोग से रह रहे हैं, तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास में सिर्फ बच्चे को हमने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया है कि वो असाइनमेंट को ही कंप्लीट करेंगे, इससे उनमें आपस में सहयोग की भावना भी विकसित होगी, और बाद में सोसाइटी में जब वो जाएंगे तो वहां भी वो एक दूसरे की हेल्प करते नजर आएगी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म गोल तो क्या है, सिर्फ उनको वो चीज लर्न करवानी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, उसको सोशलाइज करना है। आगे बात करते हैं प्रमोट सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन को हमें बढ़ावा देना है। सेल्फ मैनेजमेंट बच्चों की अक्सर पुअर हो जाती है। अभी आप देखिए बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि अभी एक मेरे पास क्लाइंट थे, तो उसमें वो बच्चा दिन भर तो अपना गेमिंग एडिक्शन है उसको, है ना, और रात में वो अपना जागता है, दिन में सोता है। और वो शायद उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि 1 महीने से शायद नहाया भी ना हो। अब आप सोचिए, एडिक्शन ऐसी चीज है, निकलना ही पसंद नहीं करते हैं। जो खाना वहां पे उसको दे दिया सो दे दिया, वो बाहर आके अपने खाने की डिमांड भी ज्यादा नहीं करते। तो ये एडिक्शन है। अब ऐसे में हमें सोचिए कि हमने सेल्फ मैनेजमेंट को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी है। सेल्फ मैनेजमेंट बच्चों को सिखानी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, अपना प्रबंधन कैसे करें, अपने कार्य को विभाजित कैसे करें, अपने दैनिक लाइफ को, रूटीन को कैसे बनाएं, दिनचर्या को, जिसमें आपके स्कूल के कार्य भी शामिल हो, आपका पर्सनल यूज के लिए भी समय हो, आपके सोने खाने पीने का भी समय हो। तो ये मैनेजमेंट सिखाना हमारे लिए बहुत, आफ्टर ऑल देखो सभी काम आपको ही करने हैं। अभी इसमें हमें रिलेशन को भी संभालना है, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि रिलेशन को छोड़ दो, इसमें हमें पेरेंट्स की देखभाल भी करनी है, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर
आगे हम बात करते हैं सोसाइटी में हम मेंबर भी हैं, तो वहाँ उसके वेलफेयर के लिए भी सोचना है, अपने अपने कल्याण के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए भी सोच। इसके साथ साथ हमें पर्सनल टास्क भी करने हैं, अपने जो भी हमें टास्क हमारे हिस्से में आए हैं, अपनी जॉब की तैयारी करना है और कुछ करना, ठीक है। आगे मेक कनेक्शन अक्रॉस कंटेंट्स, यानी जितनी भी सामग्री, जो भी चीज आप उस बच्चे को दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय की है, उनमें आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका आपस में ही कनेक्शन ना हो। तो इससे क्या होगा, वो संबंध टूट जाएगा और यहाँ पर लर्निंग हमारी क्या होगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ाएं, जो भी टीच करें बच्चों को, उसमें आपस में कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये 7 इम्प्लीकेशन की जो मैंने बात की है, और इसमें से ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं इसमें। चलिए, ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू फोस्टर क्रिएटिविटी, कौन कौन से हो सकते हैं। एनकरेज द यूज ऑफ एनालॉजीज, ठीक है, एनालॉजी को यूज करना, ठीक है। डिस्करेज क्रियोसिटी, बच्चे की क्रियोसिटी को नकारना, डिस्करेज करना, उसको हतोत्साहित करना, ये ठीक है। फोस्टर इंडिपेंडेंस, एनहांस पॉजिटिव इफेक्ट। तो इनमें से यहाँ पर ये चीज तो आपको शायद लगेंगी कि हाँ ये तो होना चाहिए, लेकिन डिस्करेज करना ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। सिंपल देखो, डायरेक्ट ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि भाई क्रिएटिविटी के बारे में यहाँ पर किस व्यक्ति ने कौन सी बात कही, वो आपसे घुमा फिरा के कंसेप्ट बेस्ड आपसे करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्रिएटिविटी। मान लो आप जैसे टीचर हैं, क्लासरूम में जाते होंगे, बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, अब उनमें क्रिएटिविटी को डेवलप भी करना है, फोस्टर भी करना है, तो वहां पर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो निर्देशात्मक सामग्री आप लेके जाएंगे, उसमें क्या क्या चीज शामिल हो सकती है ना। जैसे रिडल कंस्ट्रक्शन है, पहेलियां बना लेते हैं, तो पहेलियों से भी वो डेवलप होती है। मिस्ट्री प्लॉट्स हैं, ठीक है। आगे बात करें स्टोरी राइटिंग की, जैसे अभी हमने बात की थी, रिडल सॉल्विंग है, पहेली को सोल्व करना है इस तरह से। तो क्या चीज इसमें हो सकती है मटेरियल में, मैंने आपको जैसे अभी दे दिया कि 4 स्ट्रेट लाइन है, इनको कट करिए, ओ सॉरी इनसे आप कोई शेप बनाइए। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये क्रिएटिविटी डेवलप करने के चीजें हैं। तो यहाँ पे रिडल कंस्ट्रक्शन या रिडल का आंसर करने की, सॉल्यूशन की भी बात की जा सकती है, मिस्ट्री प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने दिया था एक कि भाई मैंने यहाँ टूटी हुई आकृति दी है, इसको आप बनाइए। या हम बात करें इसमें यहाँ स्टोरी राइटिंग, चलो स्टोरी लिखते हैं आज, आप अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी लिखिए या कोई कहानी दे दी उसको पूरा करिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों में सृजनात्मकता का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डाइवर्जेंट क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन हमारे डाइवर्जेंट में चले जाते हैं। बोथ करेक्ट आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, एंड बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर। देखो फिक्स्ड और करेक्ट, हमारा फिक्स्ड ये जो टर्म है ना हमारी, ये इस क्वेश्चन को ठीक नहीं, आंसर को ठीक नहीं बनने दे रही। आगे फिक्स्ड करेक्ट आंसर, फिक्स्ड फिर से यहाँ पे आया है और सिंगल आया है, तो ये तो नहीं बनेंगे। मल्टीपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर हमें बच्चों में डाइवर्जेंट नेचर का क्वेश्चन देना है, तो उसके लिए मल्टीपल करेक्ट आंसर होंगे। मल्टीपल करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करें हम बात करते हैं कि ये बोतल है, इसका मल्टीपल यूज क्या हो सकता है, तो सिंगल करेक्ट आंसर थोड़ी बनेगा कि पानी के लिए यूज किया जा सकता है, दूध के लिए यूज किया जा सकता है ना, कुछ और मटेरियल के लिए इसको यूज किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस में यहाँ क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट, क्रिएटिविटी एनहांस एबिलिटी टू, गुड मॉर्निंग, क्रिएटिविटी एनहांस एबिलिटी टू मैनेज चेंज, बताइए। क्रिएटिविटी जो सृजनात्मकता है वो हमारे यहाँ एनहांस करती है एबिलिटी, क्षमता को, टू मैनेज चेंज, बदलाव, है ना, बदलाव लाने के लिए। आगे क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन बी वेरी यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन, बिल्कुल करती है। जैसे सपोज करो ये सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे, देखो मान लीजिए आप बच्चों को क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं, अब बच्चा स्वयं से किसी चीज को डेवलप करके लाएगा, अपने आप से जब किसी चीज को बनाता है, उसका निर्माण करता है, तो उसके प्रति भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा होगा या कम होगा, अफेक्टिव ज्यादा होगा। मान लो मैंने आपको कहा कि कल है ना क्लास में एक मॉडल बना के आप लाएंगे, तो बच्चा उसके प्रति क्या होगा, अटैच्ड भी होगा, जल्दी से उसको तोड़ेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसकी देखभाल करेगा। इसलिए तो स्कूलों में हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें प्रत्येक बच्चे को अपना एक पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल करनी है, और देखते हैं कि किसका जल्दी ग्रो करता है।
किसका जल्दी बड़ा होता है। तो बच्चा उसको 20 बार तो दिन में देखने जाता है, छोटे बच्चे हैं ना, तो यहाँ पर वो जुड़ाव पैदा हो रहा है उसके। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चेंज लाने के लिए हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। इफेक्टिव क्रिएटिविटी स्टिमुलेट्स लर्निंग, ये हमारे सीखने को भी प्रोत्साहित करती है। अच्छा इसमें ये चेंज आया है तो क्यों आया है, तो वो स्टिमुलेट भी करेगी उसको। मान लीजिए हमने बच्चों को अभी तक फॉर एग्जांपल हमने पेड़ नहीं लगवाया था, सिर्फ बुक में उसको पढ़ाया था, लेकिन अब हमने पेड़ लगवाए। अब यहाँ पर पेड़ लगवाए तो जायज सी बात है, उसमें जब बच्चा डेली उस चेंज को देखेगा तो वो उसके सीखने को भी क्या स्टिमुलेट करेगा, और ये नए चेंज की ओर भी लेके जाएगा कि वहां पे पूरा हरियाली है, बच्चों में एक अलग ही चीज डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर ये चेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अफेक्टिव डोमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों यहाँ पर क्या होंगे, हमारे राइट आंसर बनेंगे। आगे थ्री रिंग मॉडल किसने दिया था गिफ्टेडनेस का? थ्री रिंग मॉडल रेंजुली का मॉडल है। रेंजुली ने यहाँ पर थ्री रिंग मॉडल में कौन कौन सी चीजें बताई थी, एक बार मुझे रिमाइंड करा दें, कौन कौन सी चीजें थी थ्री रिंग में? हाई कमिटमेंट, ठीक है, एक तो क्या था, ठीक है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये थ्री रिंग मॉडल किसने दिया था? ये रेंजुली ने मॉडल दिया था। गिफ्टेडनेस का थ्री रिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ रेंजुली ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग मोर क्रिएटिव, फाइंड समथिंग दैट सरप्राइज यू एवरी डे। यानी हम बच्चों को किस तरह से कि भाई आपको दैनिक जीवन में ऐसी चीज खोजनी ही खोजनी है जो आपको सरप्राइज करे, जो आपको लगे कि ये चीज रोचक थी, ये चीज इंटरेस्टिंग थी, इससे पहले मैंने इस चीज के बारे में नहीं जाना था। तो डेली अपनी किताबों से हटके आप एक ऐसे विषय के बारे में जरूर हमें बताएंगे जो कि आपको इस दुनिया में रोचक लगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, और आपके आसपास था, इससे पहले आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, ठीक है। आगे, ट्राई टू सरप्राइज एटलीस्ट वन पर्सन एवरी डे। किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे वो सरप्राइज हो, ठीक है, एक व्यक्ति को इस तरह से। तो यहाँ पे इफ समथिंग स्पार्क योर इंटरेस्ट फॉलो इट, यदि मान लो कोई भी चीज आपको लगती है कि हाँ यार ये मुझे थोड़ा प्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, स्पार्क कर रही है, तो वहां पे उस पर काम करें। मान लो कई बार लेटे लेटे भी आपके मन में ख्याल आता है, यार ये चीज क्या है, अभी तो आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एटलीस्ट उससे ही जान लो कि क्या चीज होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेक ए कमिटमेंट टू टू डूइंग थिंग्स वेल, है ना, अपने आप से कि भाई किसी भी काम को अच्छे से करें, है ना, ठीक, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। देखो जब आप चैलेंज लेते हैं ना, तो चैलेंज में ही अपॉर्चुनिटी, ये आप ध्यान रखिए। अगर मान लो जिसने चैलेंज लिया, देखो उन्होंने अपना नाम भी किया, तो उसी में अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अगर आपने चैलेंज नहीं लेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। आगे हम बात करते हैं टेक टाइम फॉर थिंकिंग एंड रिलैक्सिंग। तो चिंतन के लिए समय लें, ऐसा थोड़ी है अभी जैसे मान लो क्लास में हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कोई स्टोरी लिखिए, अब ये ऐसे थोड़ी लिखी जाती है कि आपके पास 10 मिनट हैं जल्दी लिखिए, नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम चाहिए बच्चे को, और बच्चों की आयु के अनुसार हमें पूरा टाइम देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जब हम फर्स्ट क्लास को कोई भी चीज लर्न कराते हैं, तो हमारे पास पूरे 6 से 7 घंटे होते हैं जिसमें हम बेसिक से 2-4 लेटर पे ही बात करते हैं ना। तो ये बच्चों का अपना पेस है, उसकी अपनी गति है, उस सीमा से हमें भागना नहीं है। अभी हम कितना जल्दी सीख रहे हैं इस पे नहीं जाना है, बच्चा कितना सीख पाएगा। तो यहाँ इसलिए टेक टाइम फॉर थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ व्हाट यू रियली एंजॉय, लेकिन उसको हम करते नहीं है। मैं सबसे अक्सर पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि आप अपना लेजर टाइम, जो फ्री टाइम, या मतलब जो आप कोई ऐसा समय है जिसमें एंजॉय करते हो, वो कुछ भी हो सकता है टास्क, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, डांसिंग करना अच्छा लगता है, या हिस्ट्री के बारे में जानना अच्छा लगता है, भले ही आपका मैथ सब्जेक्ट हो, लेकिन इतिहास को जानना आपको अच्छा लग सकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें, या साइंस के बारे में दिलचस्पी है, भले ही आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। तो ये हमें ध्यान में रखना है, कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा प्लेजर फील कराती हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कराती हैं, तो उन चीजों के बारे में जानना भी हमें चाहिए, ठीक है। चाहे वो हमारी एनाटॉमी है, चाहे वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी है, अगर मान लो आपका कोई इंटरेस्ट है तो उसमें अपने आप को डालिए ना, लेस ऑफ व्हाट यू डिसलाइक, ठीक। ट्राई टू लुक एट प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी व्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये सब है, ये बाकी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
ठीक है, हाँ जी, कर लेंगे इस चैप्टर को, ये बाकी तो मास्टर्स लेवल के बच्चों। तो ये क्रिएटिविटी के क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। चाहे आप सीटेट करिए, चाहे DTPLS, चाहे स्पेशल एजुकेशन, कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे KVS, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के बारे में पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। सामाजिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोशलाइजेशन में देखो, आज से यदि 20-30 साल पहले या 50 साल पहले की बात की जाए, तो ये माना जाता था कि जो हमारी बीमारियां भी हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल मॉडल से ही ठीक होती। बायोलॉजिकल मॉडल मीन्स जो हमारी मेडिकेशन है उनके द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन बाद में हमने ये महसूस किया कि अकेला बायोलॉजिकल मॉडल सफिशिएंट नहीं है किसी भी बीमारी को ठीक करने में, हमें साइकोलॉजिकल और सोशल मॉडल को भी इसमें शामिल करना होगा। तो वर्तमान में जो हमारा कौन सा मॉडल चलता है, बायो साइको सोशल मॉडल। इसमें हम बायोलॉजी की, मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके बीमार होने में हर चीज को हम वहां पर कंसीडर करते हैं। इसमें अभी पहले जैसे ट्रीटमेंट होता था उस तरह से नहीं होता है। आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी बनता है, सोशल प्रोफाइल भी बनता है, और आपका मेडिकल प्रोफाइल भी बनता है। उसमें देखा जाता है कि ये व्यक्ति बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है, इस व्यक्ति में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से बार बार इसको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। तो सोशलाइजेशन सिर्फ हमारे अब पढ़ने तक सीमित नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमारे परिवार में कोई तनाव चल रहा है, हमारे समाज में कोई तनाव चल रहा है, हमारे चारों तरफ, हमारे जहां पर जॉब करते हैं उसमें वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो हमारी डेली मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पेक्ट कर। और बच्चे का सोशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि वो इस समाज से परे रख के हम उसको कर सकते हैं, इस सोसाइटी में ही होगा। आप ये कहते हैं कि जी जमाना बड़ा खराब है, अक्सर सुना होगा ना, लेकिन इस सोसाइटी के खराब होने के बाद भी हम सोशलाइजेशन के लिए इसी की तरफ जाते हैं। और जिन्होंने इस सोसाइटी से थोड़ा दूरी बनाई है, उनमें सोशलाइजेशन की कमी भी देखी जा सकती। बार बार उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक बच्चा जो समाज में अपनी अच्छे से भूमिका रोल प्ले करके आया है, वो जॉब में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पाता है, लेकिन एक बिल्कुल कट ऑफ रहा है उस सोसाइटी से, वहां पर उसको ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे। देखो, सोशलाइजेशन का सिर्फ सिंपल मीनिंग इतना नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ घुलना मिलना, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। हमारी सोसाइटी ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नियम, कानून और मापदंड बनाए हैं जो कि अनरिटन फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन का प्रत्येक हिस्सा उस किताब में लिख दिया गया हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसको हम अपने आप से समझ भी लेते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। जैसे बड़ों की सेवा करना, अगर मान लीजिए हम डिसरिस्पेक्ट कर भी देते हैं किसी व्यक्ति की, तो ये क्राइम नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे इसको वो अच्छा नहीं मानते। अपने पेरेंट्स हैं, उनकी सेवा करना, उनके मेडिकल के बिल पे करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं देंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पे लीगल कोई कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ और हम, मान लो चार दोस्त मिलके एंजॉय करते हैं, यही सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है। इसको आप समाज के नियमों के अनुसार जीवन को जीते हैं, समाज के मापदंड के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, दरअसल वो सोशलाइजेशन। अब इस सोशलाइजेशन में हम पाएंगे कि समाज ने अपने कुछ यहाँ पे कल्चर, कुछ अपने नॉर्म सेट कर रखे ना, उसके अगेंस्ट यदि आप जाओगे तो आपको एंटी सोशल मान लिया जाएगा। और यदि आप उसके साथ रह के अपने जीवन को बिताते हैं तो आपको सोशलाइज्ड पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें, अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं कि जो समाज में बहुत ज्यादा बाधाएं देखते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज में अपना हित देखते हैं। तो जो समाज में ये मानता है व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि सोसाइटी न सिर्फ हमें ये नियम थोपती है बल्कि हमें प्रोटेक्ट भी करती है, किसी भी समाज में आप इस तरह के नियम पा सकते हैं। कोई इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह की
कल्चर है, इस तरह के नॉर्म्स हैं, ये प्रत्येक सोसाइटी में मिलेंगे। आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ के नॉर्म्स मिल जाएंगे, आप मान लो यूएसए में जाएंगे वहाँ के मिल जाएंगे। तो सबकी सोसाइटी के अपने लाज होते। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब परफेक्ट भी नहीं होता है और सब इम्परफेक्ट भी नहीं है, कि सब कुछ ही गलत है सोसाइटी में, ऐसा भी नहीं है, और सब कुछ ही सही है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसमें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हमें कुछ चीजें गलत महसूस होती हैं और कुछ चीजें हमें ठीक महसूस होती। दरअसल जब उन नियमों को बनाया गया था उस समय के हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठती थी, ठीक बैठती थी, ठीक है। अब उस समय के हिसाब से ठीक बैठती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि पहले ऐसा जमाना रहा है जिसमें मल्टीपल मैरिज रही होंगी, तो उस समय हो सकता है सेक्स रेशियो ज्यादा रही हो, ये भी एक कारण हो। महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए या समाज ने अपना एक सिस्टम डेवलप किया हो। लेकिन वर्तमान में भी वो चीजें रहेंगी ऐसा नहीं, वर्तमान में वो एक बुराई के तौर पे भी देखी जा सकती। पहले ऐसा जमाना रहा होगा जिसमें घूंघट करवाया जाता होगा, उस समय के हिसाब से वो ठीक भी लगा होगा, लोगों ने स्वीकार भी किया होगा। आज वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं कहना है कि सोसाइटी गलत है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि कुछ नियम हमारे पुराने हो चुके हैं जिसमें हमें संशोधन की आवश्यकता। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है। ऐसा नहीं है कि 1947 में जो हमें मिला या 50 में जो हमें मिला वो अंतिम था, उसमें भी सुधार हुए हैं। तो सुधार हमेशा हर चीज में किए जा सकते हैं। हमारा करिकुलम भी वैसा नहीं है जैसे 100 साल पहले था, उसमें भी हमने आज टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया। उस समय टेक्नोलॉजी के लिए जगह ही नहीं होती थी हमारे करिकुलम में। उस समय हम कभी बात ही नहीं करते थे इंक्लूसिव एजुकेशन की। आज हमने इस चीज को महसूस किया, उसमें डाल दिया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पहले की सारी शिक्षाएं गलत थी। मैं ये कह सकता हूं कि उस समय के हिसाब से लोगों को जो ठीक लगा उन्होंने उसको अपनाया था, लेकिन आज वर्तमान स्थितियों में वो लागू नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम किसी भी चीज के विरोधाभासी नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करें। जैसे मान लीजिए सपोज करें, अभी जो आपका पहनावा है वो आज के दौर से मैच खाता है। आज के दौर में इस तरह का पहनावा ठीक लगता है, आपको कंफर्ट फील कराता है। आप 50 साल पहले होते तो वैसा ही फील कराता। आप और 20 साल बाद देखोगे तो आप बच्चों को खुद ही कहते मिलोगे, देखो कैसे कपड़े पहने हुए। क्यों? क्योंकि आपने अपने जमाने को अच्छा मान लिया, वो अपने दौर को अच्छा मानेंगे, वो अपने दौर को अच्छा मानते थे। बुराई किसी में भी नहीं है, किसी समाज में कोई बुराई नहीं है। लोगों को जो अपनी परंपराएं मिली, जो सीख मिली, बस उसको फॉलो करते चले जाते हैं। और हमारी बहुत ज्यादा जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो इसलिए फॉलो किए जाते हैं क्योंकि उनके प्रति हमारा अफेक्शन है, उनके प्रति हमारा जुड़ाव है किसी ना किसी रूप। इसमें अक्सर व्यक्ति ये कहते हैं मेरे पिता ऐसा करते थे, मेरी माता ऐसे करते थे, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा लॉजिक क्या है वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, करते हैं ना ऐसा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं सोशलाइजेशन में। जब बच्चे का जन्म होता है तो ना तो वो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सामाजिक है और ना ही ये कह सकते हैं असामाजिक। ये तो सारा चीजें उसको सोसाइटी सिखाएगी। जब आपका जन्म हुआ तो आप बताइए मुझे कि सभी चीजों के बारे में आप अवेयर थे? ये सोसाइटी कैसी है, समाज के नियम क्या हैं, तौर तरीके कैसे हैं, कैसे रहना है? नहीं। किसने सिखाया? हमारी सोसाइटी ने। हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल एनिमल थे, हम एक जैविक कह सकते हैं पशु, और वो सिर्फ वैसे ही काम करता है जैसे अन्य पशु करते हैं। लाइक अपनी भूख प्यास को शांत करना और अपना सो जाना। इसके अलावा और कुछ ज्यादा पशु करते हैं? कभी उन्होंने अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचा है? कभी आपने देखा हो कि भाई इनकी बैठक हो रही है, आज ये कुछ अपना स्ट्राइक कर रहे हैं या कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ डिमांड कर रहे हैं? कभी देखा है पशुओं में? नहीं ना। तो जंगल का तो सिंपल सा नियम है। कौन सा नियम है? कि अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे के जीवन को खतरे में ही नहीं डालना, बल्कि मार भी सकते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। लेकिन ह्यूमन किंगडम में ऐसा नहीं है, एनिमल किंगडम में ऐसा होगा। दूसरी बात कि वहां पर हम परिवार नहीं बनाते। एनिमल्स में आप देखेंगे कि वो उस तरह से बनाते तो हैं लेकिन इतने ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग नहीं होती जितनी बॉन्डिंग हमारी है या नहीं?
अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा कि 4-5, मान लो कोई एक यहाँ डॉगी है और उसके 4-5 बच्चे हों, आप उसकी तरफ पत्थर फेंको तुरंत छोड़ के भाग जाएगी, है या नहीं? तो उसने तो अपनी जान बचाने के लिए उसको छोड़ दिया। लेकिन इंसानों में क्या ऐसा है? नहीं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे सकते। फिर हम बात करते हैं कि ये पशु कभी डेवलपमेंट की तरफ सोच पाए? आज से लाखों साल पहले भी आप जाएंगे तब भी ये कच्चा मांस ही खाते थे, उसी तरह से रहते थे, आज भी उसी तरह से रहते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करेंगे तो जैसा जीवन इन्होंने शुरू किया था आज वैसा नहीं है। आज इसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। कभी देखा है इनके पास मोबाइल फोन इन्होंने डेवलप किया हो? कभी देखा हो कि भाई वो अपना थिएटर बना के वहां मूवी देख रहे हैं आज शेर? नहीं ना। जैसा जीवन हमारे से 50 पीढ़ी पहले लोगों ने देखा था, अगर वो आज आ जाएं तो इनको वैसा ही पाएंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं पाएंगे। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो वो सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज को फॉलो करता है, जो बायोलॉजिकल उसकी इंस्टिंक्ट है उनको फॉलो करता है, जिसमें हमारी भूख प्यास नींद और इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। लेकिन धीरे धीरे चीजें लर्न करता है, और लर्न करने में क्या होगा, वहां पर वो सीख जाता है कि प्रत्येक समाज के कुछ ना कुछ तौर तरीके हैं, कुछ ना कुछ नियम है। और ये एकदम से डेवलप नहीं हुए हैं, ये बहुत धीरे धीरे हुए हैं। इतना धीरे हुए हैं कि आज आप अपने जीवन में अगर देखेंगे तो हमें कोई बदलाव नजर भी नहीं आता, और यदि ढंग से एक एक चीज को नोट करेंगे तो बहुत सारे बदलाव हो भी चुके। क्यों? क्योंकि वो इतनी कम मात्रा में हमारे सामने घटित हो रहे हैं कि हमें महसूस नहीं होता है। समझे ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहां द बेबी इज नाइदर सोशल और नॉर एंटी सोशल इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। एट दैट टाइम देयर इज ए लिविंग बीइंग विद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ उन्हीं के साथ जीने वाला है वो। लेकिन इसको हम बनाएंगे क्या? सोशल एनिमल। और सोशल एनिमल कैसे बनाएंगे? जब वहां पर इसको सारी चीजें सिखा देंगे, क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ अपनी नीड्स की बात करेगा। एक बच्चे को आपने देखा है कभी वो सोसाइटी के कल्याण की सोच रहा हो? आप सोचते हैं? तो इसलिए यहां पर है ग्रेजुअली ही ग्रोज अप इन द स्पेशल कल्चर। कोई भी स्पेशल कल्चर हो सकती है, वो हमारे आप में से कोई भी कल्चर, इंडिया की कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, ऑफ दी सोसाइटी एंड बिकम्स ए सोशल एनिमल। ही इंटरेक्ट्स विद अदर पीपल, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा। सोशलाइजेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हमारी इंटरेक्शन विद अदर्स। अगर दूसरों के साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं हुए तो सोशलाइजेशन भी नहीं होगा। एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो उसको अब नॉर्मल भी मान लिया जाता है। तो सेल्फ मटरिंग सबसे पहले पूछा जाता है, जिसको साइकोसिस या हेलुजिनेशन या इस तरह से होते हैं ना, ये पेशेंट कोई मेंटल इलनेस वाला आता है तो पूछते हैं सेल्फ मटरिंग, अपने आप से बातचीत या ऐसे मुस्कुराता हुआ तो नहीं देखा है इसको? अगर ऐसा कर रहा है तो फिर ये सामान्य नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से बातचीत करते हुए मुस्कुरा रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तो उसको असामान्य नहीं मानेंगे। समझे? अब ये अपने आप से बात करने लग जाए तो कैसा होगा? ये सामान्य है। लेकिन ये किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही है तो ये सामान्य है। आगे हम बात करते हैं पीपल ऑफ द सोसाइटी इन फुलफिलिंग हिज नीड्स ड्यू टू विच न्यू एक्सपीरियंस एंड आर ऑब्टेन इन। तो नए अनुभव मिलते हैं हमें। नए अनुभव कब मिलते हैं? जब हम लोगों से मिलते हैं, वो अपने अनुभव साझा करते हैं, हम अपने अनुभव साझा करते हैं। इसी से हमने देखो बहुत सारा पार्ट तो अपना एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखा। जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे वो बहुत कुछ सीख जाते थे, जो नहीं कर पाते थे वो नहीं सीख पाते। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किताबों में ही सब कुछ है, किताबों में ही सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें दूसरों से भी सीखने का मौका मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करें इसकी डेफिनेशन की। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी ये जो हमने दूसरों से इंटरेक्ट किया, अपनी कल्चर को सीखा, उनके नॉर्म्स को जाना, उनके ट्रेडिशन को जाना, है ना, जो उनके रिचुअल्स थे उनको जाना, इसी प्रोसेस को यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड बिहेविंग अकॉर्डिंग टू इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अगर मान लो हमने समाज की उन परंपराओं को, उन नियमों को सीख लिया, और सीखने के पश्चात, ये परिभाषा है इसकी, कि समाज के नियमों को सीखना और उसके अनुसार व्यवहार करना ही क्या है? सामाजिकरण। मैंने उन परंपराओं को सीख लिया। अब हमारे समाज में कौन सी चीजें अच्छी मानी जाती है? जैसे मान लीजिए, सपोज करें हम ये कहते हैं कि जी सोसाइटी में रहने के लिए हमें एक दूसरे का मान सम्मान करना पड़ेगा, है या नहीं?
अगर नहीं भी करेंगे उससे आपके जीवन को कोई नुकसान नहीं है। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बातचीत भी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भी नुकसान नहीं है, लेकिन सोसाइटी के नियम मानने पड़ेंगे। हमारे जितने भी, अभी मान लीजिए सपोज करें, आपको पता है टीचिंग में सबसे ज्यादा छुट्टी मिलती 365 दिन का हमारा वर्ष है, यानी कैलेंडर की बात करें 365 और 366 डेज हैं। इनमें से अगर मैं बात करता हूं पीआरटी लेवल की, तो उसमें 200 दिन हमारे 200 डेज वर्किंग डेज हैं। और मैं बात करता हूं टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो वहां पर 220 डेज हमारे वर्किंग में हैं। तो 220 दिन मैक्सिमम काम करना है, बाकी छुट्टी दी जाती है। इन छुट्टियों में से बहुत सारी हमारी जीएस भी आते हैं, गस्टेड हॉलीडे, जो आपकी समर ब्रेक से, विंटर ब्रेक से अलग है। अच्छा, वो छुट्टियां लोगों को इसलिए दी जाती हैं कि वो अपने त्योहार, अपनी परंपराओं का सम्मान करें, उनको सेलिब्रेट। लेकिन उसके नाम पे तो हम करते कुछ भी नहीं है। वो दी तो इसलिए जाती है, उस दिन हम सो जाते हैं, उस दिन नींद पूरी करते हैं, उस दिन कपड़े धोते हैं, उस दिन घर की सफाई करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की उस समय क्या सोच थी जब वो डिक्लेयर की? उसकी सोच थी कि लोग अपनी परंपराओं से जुड़े, लोग अपने समाज से जुड़े, लोग उन चीजों को अपने में आत्मसात करें। लेकिन हम उसके नाम पे कुछ भी नहीं करते। दिवाली का 10 दिन का ब्रेक दिया जाता है, तो उसमें सिर्फ घर साफ होना चाहिए, बाकी राम आए ना आए वो अलग बात है, राम जैसा बने ना बने वो अलग बात है। तो अच्छा होता है कि बच्चों को उस 10 दिन में आप रामलीला कर दिखाएं, उसके बारे में बातचीत करें, वो सारी चीजें सिखाएं। वो इसलिए ताकि बच्चे इसको अगली अगली जनरेशन को हस्तांतरित कर दें, हम ना रहें तब भी। तो अभी आप देखिए कि हमारे जितने भी यहाँ पर जितने भी लॉज हैं, इस तरह के सोसाइटी के लॉज हैं, वो हमें रिटर्न फॉर्म में नहीं मिले, हमारे पूर्वजों ने हमें थमा दिए और हम आगे तो ट्रांसफर करते। ठीक है, तो ये हमारे समाज के नियम हैं और इसके अनुसार हमें जीना है। एटकिंसन एंड शिफ्रिन की जो हमारी डेफिनेशन है, एटकिंसन एटकिंसन एंड हिलगार्ड, तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, इनका ये मानना है कि सामाजिक वातावरण द्वारा, यानी सामाजिक वातावरण कौन सा है? देखो, एक होता है हमारा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में हमारे जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो आ जाती हैं। और जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारी फैमिली, हमारा नेबरहुड, हमारा वर्क प्लेस, हमारे जो इसमें चाहे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे हमारे स्कूल हैं, वो हर चीज इसमें शामिल हो जाती है सोशल एनवायरनमेंट। जहां जहां से गुजरे हम, जहां जहां से हमने शिक्षाएं प्राप्त की, वो सब हमारे सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा थे। जब मान लीजिए वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहां भी लोगों से मिलना होता है, स्कूल में गई वहां से भी, कॉलेज में गई वहां से भी, फिर आप किसी टेम्पल में गए हैं वहां पे, गिरजाघर में गए हैं वहां पे, है ना, फिर मॉस्क में गए वहां पे आपको मिले हैं, या फिर मान लीजिए आप क्लासरूम में आई तो यहाँ पे मिले हैं, घर पे गई वहां पे मिले, पड़ोस में गई, प्ले ग्राउंड पे गई। ये सब आपको क्या दे रहा है? सोशल एनवायरनमेंट। और भौतिक वातावरण में हम बात करते हैं सिर्फ फिजिकल थिंग्स की, उसकी क्वालिटी की, लाइफ, उसमें हम बात करते हैं एयर की, वाटर की, है ना। तो जो हमारा मेटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त, यानी सामाजिक वातावरण यानी जो लोगों से हमें प्राप्त होगा, और वो भी किसके आधार पे? ट्रेनिंग के आधार पे। वो हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे पुलिस में या मिलिट्री में होती है। ट्रेनिंग का मतलब है उनके साथ जब हम रहेंगे तो वो चीजें हमें सिखा देते हैं, लर्न करा देते हैं। जैसे आपको चपाती बनाना सिखा दिया है ना, आपको सब्जी बनाना सिखा दिया, उसी तरह से परंपराएं भी सिखाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए सपोज करें, जब आप छोटे होते हैं तो आपको दिनों का पता नहीं होता है, जो हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में यूज किए जाते हैं, कि किस दिन जो है यहाँ पे आपके चावल पकने वाले हैं, किस दिन नहीं पकने वाले हैं, किस दिन कौन सा दिन होगा, किस दिन क्या होगा ये। लेकिन धीरे धीरे जब आपके बच्चे होंगे तब तक ये सारी चीजें आप में आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा श्राद्ध कब है, ये कब है, वो कब है, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन। तो ये एक उचित आयु इसमें लगती है, उचित प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। ऐसे छोटे बच्चे को कौन देने लग जाएगा 5 साल के? तो उसके लिए एक टाइम की हमें आवश्यकता है। तो प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के गुणों और व्यवहारों को संगठित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? सोशलाइजेशन। इट मीन्स सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर थ्रू द ट्रेनिंग दैट द सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड, जो उसको देता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है, ये आप देख लेना। अब बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। किस सोशलाइजेशन की कौन कौन सी मुख्य एजेंसीज? एजेंसीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। हमारा जो सामाजिकरण हुआ है, देखो हम अकेले तो कर नहीं सकते थे, तो सबसे पहले हमें जो एजेंसी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? फैमिली मिलेगी।
और परिवार की छाप सबसे पहले हमारे पे लगती है और अंत तक रहती है। सुकरात तो ये कहते थे, अगर आपको किसी बच्चे के परिवार से मिलना है तो आप बच्चे को देख लीजिए, क्योंकि वो उसी की प्रति है, उसी की कॉपी है। उसके घर में क्या हो रहा है वो बच्चा रिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि देखो, बच्चा घर में बहुत कुछ सीखता है, माता पिता से बहुत कुछ सीखता है, और उसका प्रभाव भी बच्चे पे आता है। अब कैसे आएगा? देखो, यहाँ पे बच्चा जब परिवार में जाएगा तो वहां पर वो हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है, और आज भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे माता पिता किस तरह का व्यवहार करते हैं, हमारे भाई बहन किस तरह का व्यवहार करते हैं, हमारे अंकल आंटी किस तरह का व्यवहार करते हैं, और वो हमारे पे बहुत, हम कह सकते हैं, प्रभावशील एक इफेक्ट जाता है। तो अब ये, इससे हम परिवार से अलग हो नहीं सकते। जैसे माता का प्रभाव हमारे पे आता है, माता पिता के आपस में रिलेशन का आता है, सिबलिंग का आपस में रिलेशन पे आता है, यानी भाई बहनों के हमारे आपस में किस तरह के विचार थे, किस तरह के संबंध थे, उसका प्रभाव। माता पिता के आपस में संबंध कैसे रहे, माता पिता के पड़ोसियों के साथ या हमारे जो और व्यक्ति चारों तरफ थे उनके साथ कैसे संबंध है, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चे। और यही इसके सामाजिक होने का कारण है। अब मैं जब छोटा था तो मेरे घर में बैठक थी, वहां पे आते थे आदमी, है ना, तो भूखा रखा रहता था, वहाँ 20-30 आदमी बैठे रहते थे, तो वो सोशलाइजेशन का ही पार्ट था। तो हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि अकेले हम ही हैं घर में, नहीं, हमसे अलग भी व्यक्ति हैं। तो अब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको उस तरह से ही देखा जाता है, उस तरह से ही समझा जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे परिवार की परंपराएं, हमारी परिवार के मूल्य क्या है। अब मान लो कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि नहीं, हम दूसरों को क्यों घर बैठाएं, हम दूसरों पे क्यों खर्चा करें, हम दूसरों को क्यों आने दें, अनसेफ होता है, अनहाइजीन होता है। तो ऐसे में सोशलाइजेशन का प्रभाव बच्चे पे भी पड़ रहा है। वो भी इन चीजों को उसी तरह से, जो प्योरटन फैमिली है ना, उनमें ओसीडी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर बाद में हाथ धोते फिरते हैं, बार बार पोछा लगाते फिरते हैं, लोग चेक करते फिरते हैं, समझे ना। तो ये चीज होनी चाहिए। इसलिए अगर बच्चा शुरुआत में भी क्योंकि मुझे अभी तक जितने क्लाइंट मिले हैं ना, उसमें एक कॉमनली चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि अत्यधिक रिचुअल्स का करना, और दूसरा बहुत ज्यादा बच्चे को प्योर रखना, हाइजीन रखना बचपन में, वो ओसीडी की तरफ उनको लेके जा सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को दोस्तों के साथ, उनके पीयर ग्रुप के साथ खेलने दें। और खेलना उसका ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये ध्यान रखा कि कपड़े खराब ना हो। बच्चा जब खेल रहा है तो उस दौरान सिर्फ इस चीज का तो ध्यान रखें, चोट ना लगे, बाकी उसको खेलने दें। उसको प्लेग्राउंड में लेके जाएं, थोड़ा मिट्टी के संपर्क में भी आने दें, थोड़ा दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में भी आने दें। तो इसी से क्या होगा, उस बच्चे का सही तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर परिवार के मूल्यों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे हम छोटे हैं तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं कहाँ से मिलती हैं? घर से मिलती हैं। घर वाले हमें बताते हैं हमें किससे बातचीत करनी है, किससे नहीं करनी है, किसके साथ रहना है, किसके साथ खाना खाना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, सभी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अभी हम जब पढ़ते थे तो हमारा एक साथी था, तो अब वो क्या होता है, जब भी हम खाते, वो आप कुछ भी दे दो उसको, वो खाएगा नहीं। आप कुछ भी दे दीजिए उसको, चाहे वो पैकिंग में क्यों ना हो, उसको भी नहीं खाएगा दूसरे के हाथ से। वही कैंटीन वाले दे देंगे तो खा लेगा। अब उन्होंने अपना अलग ही एक वो बना रखा था। ये सामान्य गुण नहीं है, ये हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट है। कुछ व्यक्ति वहम के कारण नहीं खाते हैं, कुछ शिक्षाओं के कारण नहीं खाते। मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि भाई, जो भी, मैं कभी पूछता ही नहीं हूँ कि कौन क्या है, किस लिए है। सिर्फ इसलिए कि आदमी ने इतने सम्मान से कोई चीज आपको दी है, बस ये मायने रखता है कि सामने वाले का दिल रखने के लिए आप थोड़ा चख भी लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये चीज हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट है, ये हमें चीज समझनी चाहिए। कोई भी बच्चा है, अगर वो बड़े सम्मान के, या कोई दोस्त है आपका बड़े सम्मान से जो भी चीज आपको खिला रहा है या लेके आया है, तो उसमें आप शामिल हों। ये हमारे सोशलाइजेशन का शुरुआत से चीजें सिखाई जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए, फिर हम दूसरी बात करते हैं, वो जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो अपने लिए अलग से ऑर्डर करके आता है, यानी जो बिल हम दे रहे हैं उसमें नहीं, अलग से। तो अब आप सोचिए। लेकिन सोशलाइजेशन में ये चीज सिखाई जाती है कि भाई, जितना बन सके आप भी उसमें शामिल होइए, और अपना खर्चा जो आपके हिस्से में आता है वो दीजिए। कभी आप दोस्तों से खा लें तो कभी दोस्तों को आप खिला दें। ये हमारे सोशलाइजेशन का
पैटर्न है। तो फैमिली का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मान लो हमारी फैमिली में हमने बचपन से ये देखा होता कि किसी व्यक्ति को आने की परमिट नहीं है, कुछ खाने की परमिट नहीं है, अगर मान लो मैंने दूसरे व्यक्ति ने मुझे कुछ दे दिया और घर वालों ने तुरंत उसको नाली में फेंकवा दिया होता, तो शायद मैं भी ऐसा करता, शायद मैं ऐसे नहीं लेता। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, फिर स्कूलिंग की बात आती है। स्कूल तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे लिए, क्योंकि स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो 15 से 20 साल हम उसी में बिताते हैं अपने। अब इस 15 साल की प्रैक्टिस में आप सोचिए हमारे पे कितना ज्यादा असर, वहां पे हमें दोस्त मिलेंगे, तो पीयर ग्रुप का हमारे पे पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा। हमें वहां सीनियर्स भी मिलेंगे, जूनियर्स भी मिलेंगे, उनके व्यवहार का भी हमारे पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव आएगा। इसके अलावा हमारे टीचर्स रहेंगे, टीचर्स के क्या मूल्य हैं उसका प्रभाव आएगा। फिर जो हमें वहां बुक्स पढ़ाई गई, जो हमें वहां टेक्स्ट मटेरियल मिला था, उसका हमारे पे, जो हमारा कोई भी बुक्स हैं, जो भी एकेडमिक बुक्स, उसमें क्या चीज लिखी थी, उसका प्रभाव भी हमारे पे आएगा। अब वो सब मान लो बारीकी से ट्रांसमिट हो रही है हमारी क्लास में। हमें मान लो शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि हम सब एक हैं, मिलके रहना चाहिए और हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो उसी तरह का मैसेज जाएगा। कोई किसी तरह से ऊंच नीच नहीं होती, उसी तरह का मैसेज जाएगा। तो ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स ने क्या सिखाया और वो किन चीजों को फॉलो करते थे। हमारी बुक्स में क्या था, हमारे दोस्त क्या फॉलो करते थे, उस समय हमें किस तरह की प्रैक्टिसेस करवाई गई, किस तरह की चीजें। लाइक बहुत सारे स्कूलों में अभी ये कंसेप्ट चला है कि वो अपने खाने को, लंच को शेयर करते हैं आपस में, बच्चे शेयर करते हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। फिर बच्चे वहां पे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलते हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो ये सब क्या है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में चला हुआ था, जो पार्शियलिटी चलती थी, वो धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है, शून्य हो रही है। अब फिर यहां पर क्या है कि पहले क्या था, पहले की सोसाइटी में और अब की सोसाइटी में और भी चेंजेस आए हैं। एग्रेरियन सोसाइटी की जब आप बात करते हैं, अब मैं खेतों को तो यहां दिल्ली में ला नहीं सकता, नहीं ला सकता ना, तो ये तो वहीं रह के करनी पड़ेगी। तो पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो वो अपने पर्टिकुलर पैलेस पे रह के ही करती थी। इसीलिए वहां पे आप देखेंगे आज से 50-100 साल पहले कि लोग अपने ही स्थानों पर रहकर वो काम करते थे। लेकिन अभी मिक्स्ड कल्चर आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें नई नई यहाँ पे हमने फैक्ट्रियां, कंपनियां इस तरह से बना ली। इसमें व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अपने खेतों को नहीं लाना है, सिर्फ अपना बैग लेके आना है और काम करना है और वहीं सेटल हो जाना है। तो इसलिए अब आपस में वो सारी चीजें हमारी मिक्सअप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ आज से जो 50-100 साल बाद जनरेशन जन्मेंगी, उनको पता भी नहीं होगा कि दिल्ली के मूल निवासी वास्तव में यहाँ दिल्ली में रहते कहाँ हैं, नहीं पता चलेगा। हरियाणा में रहते कहाँ हैं पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी पहले में और अब में ये पहले सोसाइटी के, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम करते थे, उसी स्थान पे रहते थे, बाहर छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि वहां उसके लिए और कोई काम होता नहीं था। तो अगर खेतों में भी काम करना है तो वो अपने आसपास के ही करते थे। लेकिन अब फैक्ट्री हैं, अभी इंडस्ट्री हैं, ट्रांसफरेबल जॉब हैं, तो इसमें ये सब करते हैं। अभी मान लो आप ऐसी जॉब में चले जाते हैं जो ट्रांसफरेबल है, उसमें से आप जाते हैं, कोई ऐसा शहर आपको पसंद आ जाता है। जैसे मैं पढ़ने गया, मुझे कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा लगता है, बड़ा शांत शहर है, बड़ा खुला सा शहर है। तो अब फिर मैं वहां सोचता था कि यार मैं अभी कभी रहूंगा ना, हरियाणा में ही रहना पड़ा तो मैं कुरुक्षेत्र में रहूँ या फिर मैं आगे चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो कंजस्टेड नहीं था एरिया, खुला सा एरिया था, यूनिवर्सिटी थी, है ना, अच्छा वहां ब्रह्म सरोवर था और वो सारा सब कुछ। तो आदमी इसी तरह से जब जॉब में जाता है तो वहां भी उसको कोई शहर अच्छा लगता है और वहां सेटल हो जाता है। अभी मेरे साथ एक जॉब में थे, वो बंगाल से थे, तो वो यहाँ फरीदाबाद में सेटल हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आज से 50-100 साल बाद जब उनके उन पीढ़ियों को देखा जाएगा, तो शायद ही उनको पता हो अपने इतिहास का। तो इसलिए यहाँ पर हमारी स्कूलिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे सोशलाइजेशन पे। और इसके बाद बात करते हैं हमारी लैंग्वेज का, हमारी भाषाओं का। हमारे सोशलाइज्ड होने में हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी कैसे करती है कि बहुत सारे व्यक्ति इसलिए सोशलाइज नहीं हो पा रहे क्योंकि वो आपस में शेयरिंग नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स की। अगर वो अपने विचारों को साझा कर लें तो जल्दी से वहां पे वो एक दूसरे के आदान प्रदान के साथ सोशलाइज्ड हो सकते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर बनती है।
अभी मान लो एक व्यक्ति यहाँ से जाके केरला में, तमिलनाडु में या इस तरह से महाराष्ट्र में रहना स्टार्ट कर दे, उसको सोशलाइज्ड होने में 5 साल लगेंगे, तो यहाँ कोई व्यक्ति हरियाणा से दिल्ली में आएगा तो 5 महीने में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर ज्यादा नहीं है, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अब मान लो क्लास में बच्चे आते हैं, अब क्लास में बच्चा दूसरे बच्चों की भाषा नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे में उनके साथ घुलने मिलने में उसको दिक्कत आ रही है। तो ये लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पीयर ग्रुप का सबसे ज्यादा रोल पड़ता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस। हमारा पीयर किस मूल्य को मानता है, किस चीजों को मानता है? मान लो मेरे पीयर ग्रुप में जो होते, अब उनके क्या स्टैंडर्ड है, क्या मापदंड है उनके, उसी तरह से मैं भी फॉलो करना शुरू कर दूंगा। अगर वो ये मानते हैं हमें दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए तो मिलकर रहना शुरू कर दिया। अगर मान लो दूसरों से नहीं, हमें लड़ाई करनी है, तो उसी तरह का एटीट्यूड हमने डेवलप कर लिया। दूसरों की हेल्प करनी चाहिए हमें, तो उसी तरह का डेवलप कर लिया। हमें सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, तो उसी तरह का डेवलप। तो हमारे पीयर ग्रुप का हमारे साथी क्या सोचते हैं? अभी मान लीजिए हमने ये बना दिया कि हमारे दोस्तों से ज्यादा हमारी कामयाबी इंपॉर्टेंट है, तो हमने दोस्तों का फोन रिसीव नहीं किया। हमने ये मान लिया कि नहीं, दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी, तो हमने दोस्तों का फोन उठा लिया, पढ़ाई किताब रख दी। तो ये डिपेंड करता है कि उसके मूल्य क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। तो उन वैल्यूज का हमारे पे पूरा पूरा इम्पैक्ट आता है। क्लियर है? अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 4-5 दोस्त हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बच्चा आता है, आप में से 3-4 कहते हैं नहीं नहीं इसको खिलाना चाहिए यार, ये भी खेल लेगा। अब ये मूल्य आपके दर्शाते हैं कि आप सोसाइटी को किस नजर से देखते हैं। और एक आता है नहीं नहीं अगर इसको खिलाओगे तो मैं नहीं खेलूंगा। तो अब ये चीज ध्यान रखना है, ये जो हमारे पीयर ग्रुप के एटीट्यूड थे, ये पीयर ग्रुप का जो सोचना है, चिंतन है, उसका प्रभाव हमारे पे भी पड़ता है। हाँ जी, समझे इसको? तो ये हमें ध्यान रखना है पीयर ग्रुप का। फिर बात करते हैं मीडिया। अभी देखो मीडिया के बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि डेली आप देखते हैं। अभी तो सब कुछ आपने देखा होगा उल्टा सीधा चल ही रहा है। तो मीडिया यहाँ पर जिस तरह के एटीट्यूड सेट करती है, जिस तरह का सोसाइटी का निर्माण चाहती है, उस तरह का हो जाता है। अभी उस पर नहीं जाना है मुझे, फोर्थ पिलर होता है, फिफ्थ पिलर है। एक नॉर्मली बात करते हैं, मीडिया क्या करता है? मीडिया यहाँ पे एक दृष्टिकोण पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीडिया ने यहाँ पे बहुत सारी, अभी जैसे कुछ लड़कियों ने कुछ ऐसे काम किए, मान लो कोई हस्बैंड को मार दिया, तो कोई ऐसी बात थोड़ी है। अभी पूरे समाज को ऐसा मैसेज दे दिया उन्होंने कि जैसे मान लो हर लड़की इस तरह का करने वाली है, इस नाम से हर कोई लड़की करने वाली। तो ये मीडिया किस तरह की सोसाइटी में चीजें ला रही है, ये समझ से परे है। तो इस तरह की न्यूज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनको ठीक ढंग से पेश किया जाए, उसको एक हादसे के तौर पे पेश किया जाए। उसमें पर्सनल इंटरेस्ट घुसाने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ को न्यूज़ की तरह जब आप दिखाएंगे तो व्यक्ति उसको जानकारी के तौर पे सुनेगा, नहीं कि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले। तो मीडिया का बड़ा रोल है। अगर मीडिया ये कहती है कि हमें आपस में एकजुट रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हमारी कल्चर और वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, हमारी कल्चर और वैल्यूज की जब बात करते हैं, हमारी कल्चर ने हमें क्या सिखाया, हमारी वैल्यूज क्या थी। उसमें ये माना जाता है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम आपने सुना भी होगा, जीवों पर दया करें, सबके साथ मिलके रहें। ठीक है, हमारे घरों में तो ये है कि पशु भी जो है वो बेड सोफे पे बैठ जाता है, कोई ज्यादा हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होती उसके खिलाफ। कुछ कुछ सोसाइटी ऐसी है कि व्यक्ति को अंदर ना आने दे। अभी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है इस पे। एक निग्रो है ना, तो वेस्टर्न सोसाइटी निग्रो, ये जो काले लोग थे उनको वहां बोला जाता था। तो एक निग्रो चर्च में गया, तो अब वो चर्च का जो पोप था, पादरी था, फादर, तो उसने देखा कि काला आदमी, और उस समय तक ये रंग भेद की नीति हमसे ज्यादा वहां पर एग्जिस्ट करती थी, तो वहां चलती थी। तो उसने देखा कि ये तो काला आदमी है, उसने कहा कि बोलो क्या काम है, उसने कहा कि मैं चर्च में आना चाहता हूँ। तो अब उस फादर को बड़ी परेशानी हुई कि यार ये आदमी चर्च में आएगा तो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हालांकि बाइबल में ऐसी बात तो नहीं लिखी है कि इनको नहीं आने देना है, लेकिन फिर भी आएगा तो फिर समाज सोसाइटी को मैं क्या जवाब दूंगा, वो तो अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ये बाइबल ले जाओ और इसको पढ़ो पहले, जब ये आपको अच्छे से आ जाए, ये याद हो जाए ना, उसके बाद आना।
ये ले जाओ जाओ। अब उसको बहका के उसने भेज दिया वहाँ। तो अब वो 15-20 दिन महीना बीत गया, वो निग्रो आया ही नहीं। तो एक दिन वो मार्केट में, वो फादर भी थे और वो निग्रो भी था, वो दोनों का आमना सामना हुआ। फादर ने ही पूछ लिया कि तुम उस दिन के बाद आए नहीं। तो उसने कहा कि उस दिन के बाद मैं क्या आता, भगवान मेरे सपने में आए थे, यीशु मेरे सपने में आए, और मुझे वो कह रहे थे कि ये उस पादरी के पास, उस फादर के पास मत जाना। 20 साल से मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा, तेरे को तो आने क्या देगा। तो समस्या यही है सोसाइटी की, कि हमारी कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है, कि हम किन लोगों को किस दृष्टि से देखते हैं, हमारी समाज ने, हमारे मूल्यों ने हमें क्या सिखाया है। ठीक है। अभी आप जाएंगे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, हरियाणा में जाके एक बार आप ये पूछ लेना कि उस एड्रेस पे जाना है आपको, अमूमन तो आप भले ही गाड़ी में ना बैठाएं, लेकिन वो कहेगा चलो मैं छोड़ के आऊंगा, कभी आप पजल ना हो जाओ। ये मूल्य हैं। ठीक है। और आप किसी किसी स्टेट में, किसी किसी जगह ऐसा भी हो सकता है, स्पेशली मैं बात करूं, दिल्ली में मेरे ऐसे अनुभव रहे, तमिलनाडु में मेरे ऐसे अनुभव रहे, कि वहां पड़ोसी से हेल्प मांगो नहीं करते हैं। यहाँ हरियाणा रोडवेज के आप ड्राइवर से पूछेंगे भाई मुझे वहां जाना है, वो कहेगा कोई नहीं, तू एक काम कर आगे बैठ, मैं उतारूंगा तेरे को। और तमिलनाडु में आप बैठ जाइए, वो आपकी उसकी लैंग्वेज जानते हैं तो वो कम्युनिकेशन कर लेगा, वरना कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप अपना खुद से देखिए, गूगल डाल लो, तो गूगल मैप से आप उतर जाएं तो उतर जाएं, वरना वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि प्रत्येक सोसाइटी के, पूरे भारत के मूल्य एक जैसे नहीं है। कभी आप ये सोचें पूरे भारत में एक जैसे मूल्य। अभी मैं देखता हूँ कई बार सिखिज्म में ये भी इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, व्यक्तियों को मार देना, हिंसक हो जाना। मान लो किसी व्यक्ति को नहीं पता है, अभी मैं देख रहा था कि मान लो कोई व्यक्ति ये गुटखा वगैरह खाता है, बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है, वो चला जाता है उसके साथ, अब वो व्यक्ति जानबूझ के नहीं लेके गया है, तो आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि माफ किया जा सकता है। अनजाने में व्यक्ति ले आया और जानबूझ के भी लाया है तो उसको रखवा दे बाहर, बजाय कि हिंसा करने के। आप कोई धर्म के या आप उसके ठेकेदार नहीं है। तो ये चीज हमारे में होनी चाहिए कि हमारी कल्चर, हमारे वैल्यूज हमें क्या सिखा। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कल्चर बड़ी हिंसक होती हैं, कुछ कल्चर बड़ी शांत होती है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में तो ज़्यादातर आदमी मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं, है ना, सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं। पड़ोसी देश चाइना में आप देखिए, कुछ फंस जाए तो मार के खा जाते हैं, है ना। तो वो उनकी संस्कृति में, हमारे यहाँ तो एक छोटी सी चींटी को मारना भी अपराध मानते हैं। आदमी इन दिनों में बरसात में चींटियां निकलाती है ना, आप चलना मेरे गांव में खेतों में, तो वहां चींटियों को भी आटा डाल के आते हैं। यानी वो उसके भी कल्याण के लिए सोच रहे हैं, उसके भी भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट है। इससे बच्चों को क्या मैसेज जाता है कि किसी भी जीव को हमें मारना नहीं चाहिए। और स्पेशली मैं अगर अपने एंशिएंट लिटरेचर की बात करूं या बुद्धिज्म की बात करूं, तो उसमें वो दो भाइयों की बड़ी अच्छी कहानी है, जिसमें महात्मा बुद्ध हैं, है ना, और उसके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो एक हंस को मार गिराते हैं और वो उसको बचाते हैं। तो उससे यही शिक्षा देने चाहिए थी उसने, जब शुद्धोधन ने अपना अंतिम फैसला दिया कि भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आगे बात करते हैं हमारा नेबरहुड, हमारा पास पड़ोस कैसा है। इसको हम भूल जाते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में या आपने बड़े व्यक्तियों से सुना होगा कि भाई पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पड़ोसियों को बदलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पड़ोस में जो भी रहता है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते। तो आपका नेबरहुड आपको प्रभावित करता है। यदि वो बड़ा सहयोगी है, वो बड़ा आपके साथ मेल मिलाप करने वाला है, तो आपका प्रभाव उस पर वैसा ही जाएगा। और आप बड़े अच्छे हैं तो आपका प्रभाव उन पे वैसा ही जाएगा। तो हमारे नेबरहुड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर मान लीजिए सपोज करें, आप ये देखते हैं कि आपके पास पड़ोस में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो चोरी करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, एकांत में रहने वाले हैं, तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आपने देखा कि नहीं, सहयोगी हैं सभी। अभी मान लो आप गांव में रहते हैं और एक सप्ताह किसी का दरवाजा ना खुले तो उसको तो आदमी तोड़ दे। यहाँ एक सप्ताह ना खुले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति इस तरह का लाइफ स्टाइल मेंटेन। तो नेबरहुड का हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
हमारी देख रेख में। अगर मान लो हमें इमरजेंसी भी पड़ती है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? हमारे पड़ोसी ही आएंगे। और पड़ोसी से सिर्फ हम ये नहीं है कि सिर्फ लेन देन ही रखते हैं, हम अपने वैल्यूज भी शेयर करते हैं। अभी मेरे पड़ोस में मान लो कोई दूसरी कल्चर से कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके साथ शेयरिंग होगी, उसके साथ हमारे एटीट्यूड डेवलप होंगे। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हमारी पॉलिटिकल अप्रोच क्या है ना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारी रिलीजियस अप्रोच क्या है, हमारी धार्मिक सोच कैसी है। अभी यदि बात करेंगे, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कट्टरवाद को अपनाते हैं, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो बड़ा सॉफ्ट नेचर होता है उनका। तो जो इस तरह की रिलीजन रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं व्यक्ति, और इसके बिना रहा नहीं जाता। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये लाइक ओपियम, अफीम की तरह है, एक बार चटा दी जाए तो फिर उसका टेस्ट आदमी भूलता नहीं है, उसको बार बार चाहिए। वो एक नशा है। धर्म क्या है? एक नशा है। और इतना ज्यादा नशा है कि इसके लिए आदमी मर भी सकता है और मार भी सकता है। ये आपने देख भी लिया होगा। हम भी मरने को तैयार हैं, पड़ोसी देश भी मरने को तैयार है, उधर से चाइना भी मरने को तैयार है। यानी हम ये कह सकते हैं कि धर्म एक बहुत बड़ा आज के टाइम में वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को पीटना है तो सिर्फ इतना कहना है कि इसने मेरे धर्म के खिलाफ काम किया, इसने मेरी जाति के खिलाफ काम किया। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको व्यक्ति वेपन की तरह यूज करा, जबकि ऐसा नहीं होना। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, उस पर सभी व्यक्तियों को उतना ही राइट है। अभी मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि मंदिर में कोई व्यक्ति किस तरह से जा रहा है इसकी मुझे आपत्ति नहीं होनी। तो उसकी श्रद्धा, जो मेरी श्रद्धा है, फूल लेके जाऊं मैं फूल ले जाऊंगा, तलवार लाया तलवार ले जाए, ये डिपेंड करता है उन पे। हमें ज्यादा उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी कल मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ से गुजरता हूँ तो वहाँ बड़ी बड़ी नहरें, पश्चिम यमुना जो दिल्ली को पानी सप्लाई करती है, जो बैकबोन कही जाती है दिल्ली। और जब अभी पीछे आंदोलन हुआ था तो उसमें इसी को रोका था, पश्चिम यमुना। तो पश्चिम यमुना नहर आती है तो उसमें एक महिला है और उसका लड़का खड़ा है, वो 15-16 साल का। और वहाँ पे वो अपनी रिचुअल्स कर रही है, उसके सिर पे से उसको फिर ऐसे घुमा रही है, और उसको नदी में वो एक पोलोथीन लिया था, उसमें कुछ था, वो उसी समेत उसमें डाल दिया। अब मेरे पास दो विकल्प थे, एक तो इसको परंपराएं समझ के आगे बढ़ूं, और दूसरा ये था कि एनवायरमेंटलिस्ट बन के इससे लड़ूं। तो मैंने उसको परंपराएं समझा और चल पड़ा, क्योंकि व्यक्ति ऐसा करते हैं। व्यक्ति हमारी परंपराओं को निभाने के लिए इस तरह से पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह के मिथ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई पेशेंट भी आता है तो उससे भी ये पूछा जाता है कि कभी ऐसा हुआ है कि फेथ हीलर के पास गए हो आप? तो 99% चांसेस होते हैं कि वो दवाइयां लेने से पहले एक बार वहां जा चुका होता है, 2 बार 5 बार जा चुका हो। जब वहां से उसको कोई आराम नहीं लगता है उसके बाद वो आता। ये है मेंटल इलनेस की, साइकेट्रिक इलनेस की हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री लेंगे ना और उससे पूछेंगे कि ठीक है, आ, वो बताएगा आपको कि ये बेहोश हो जाता है, या गुस्सा ज़्यादा आता है, या उल्टी सीधी बात करता है, अपने आप से बात करता है। तो उससे जब आप पूछेंगे कि फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले कहीं झाड़ फूक भी करवाया? हाँ गए थे, एक बार तो आराम लगा था फिर नहीं लगा। और किसी को भी दिखा? हाँ जी हमने तो कई सारों को दिखा लिया, फिर किसी ने बताया कि डॉक्टर को दिखा लिया, तब आते। और इवन ऐसा भी मैंने देखा है, हाँ फैमिलीज को ऐसा भी देखा है कि आईसीयू में पेशेंट है, उसके बाद भी वो जो अपना टोना जो टोटका जो भी करना है वो कर जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन उसको हम हीलिंग का ही पार्ट मानते हैं, तो ये मानते हैं कि व्यक्तियों के विश्वास जुड़े हैं, इनके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया था शायद बच जाता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं यहाँ सम रिजेक्टेड चिल्ड्रन। देखो सोशलाइजेशन में क्या होता है कि कई बार परिवारों में कुछ रिजेक्टेड चिल्ड्रन मिल जाते हैं। रिजेक्टेड कौन से? जिनको माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। अभी आप देख सकते हैं आमिर खान ने कल तीसरी शादी की है, या आज ही है? आज ही है शायद, 5 है आज। हाँ तो आज ही वो तीसरी शादी करने वाले हैं। अभी आप सोचिए कि समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप। अगर इसको एडवांसमेंट कहते हैं तो हम अपने माता पिता की तरफ देख के इसको माने कि एडवांसमेंट सच में है। अगर वो कर रहा है इसको मैं कहता हूं कि ये तरक्की है तो ठीक बात है।
लेकिन मेरे पिता ऐसा कर देते तब भी तरक्की है, ये सोच के महसूस करें। मान लो आपको पता चले कि आज आपकी माता की तीसरी शादी है, हमारी सोसाइटी ऐसा सोचती है? नहीं सोचती। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा रिलीजियस स्ट्रक्चर, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारे नॉर्म्स, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि एक बार रिश्ता जुड़ता है तो 7 जन्म का। ठीक है, तो वो तो 7 जन्म अभी लेगा आमिर खान, तो 3 तो हो चुके हैं, और 7 जन्म अभी पूरे करके जाएगा। और मुझे व्यक्ति ये कहते हैं कि ये इनका पर्सनल निर्णय है, पर्सनल निर्णय तो है, लेकिन जब आदमी किसी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है तो व्यक्ति उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसका जीवन होना चाहिए कठोर, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत इजी बना दिया। अगर मान लीजिए महात्मा गांधी या हम कहें लाल बहादुर शास्त्री या पटेल या जो भी हैं, वो ऊंचे कद्दावर नेता बने, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को ऐशो आराम में नहीं डाला, वो सिर्फ इसलिए कि करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी वो भी इस ऐशो आराम में न डूब जाएं तो देश का क्या होगा? उनको तो और ज्यादा कठिन जीवन जीना पड़ता है। समझे ना? एक मूवी देखना, बड़ी अच्छी है, पुरानी मूवी है, गाइड मूवी देवानंद साहब की। वो आपको ये मैसेज दे के जाएगी, जिसमें एक चोर होता है और वो उसने जीवन भर जो है कोई ठीक काम नहीं किया, और ये मूवी का लास्ट सीन में आपको बताऊं कि उसमें वो जाता है एक मंदिर के बाहर लेटा था, और मंदिर के बाहर लेटा है, सर्दी लग रही है उसको, तो कोई सन्यासी वहां से गुजरा, उसने अपना वो जो भगवा वस्त्र लिया था वो उसके ऊपर डाल दिया। अब भगवा वस्त्र उसके ऊपर डाला तो वो अपना, सबने सोचा कि कोई सन्यासी है, कोई साधु है, सुबह जब हुई, और उसको ये मान लिया कि ये मंदिर का पुजारी है। और उस गांव में सूखा पड़ा हुआ था, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, तो उसने कहा कि भाई ये अब नए सन्यासी जो आए हैं ना, ये बाबा आए हैं, ये बारिश करवा देंगे, और ये तब तक किसी ने घोषणा और कर दी, ये तब तक खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे जब तक बारिश ना हो। अब वो उलझ के बैठ गया कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लोग घोषणाएं कर देते हैं। अंत में उस मूवी में वो मरता है, क्योंकि उसको खाने के ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, लोगों की बहुत सारी आस्थाएं मेरे साथ जुड़ी, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। तो यहां पर कहने का भाव मेरा क्या है कि अभी जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह से पेरेंट्स पहले रखते थे वैसे नहीं रख रहे, वो हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की। तो यहां पर सम रिजेक्टेड चिल्ड्रन लर्न इन इफेक्टिव सोशल स्किल्स बाय वाचिंग पेरेंट्स हु यूज इंटिमिडिएशन और कॉन्फ्लिक्ट इन देयर ओन रिलेशनशिप। अगर उनके आपसी झगड़े हैं, उसका प्रभाव बच्चों पे आ रहा है। अभी एक कल क्लाइंट थे, तो उनका कोई डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे को छोड़ दिया। अब आप सोचिए, उस बच्चे का भविष्य कल्पना कीजिए उसकी, वो तो दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो बच्चे की लाइफ होगी, उसको जो पेरेंटिंग मिलेगी, वो उसका स्टैंडर्ड कैसा होगा, तो ये इम्पैक्ट जाता है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता पिता, इसलिए मैंने कहा ना कि एजेंसी है हमारी फैमिली, माता पिता लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के प्रति अपैथी शो करते हैं, उसका प्रभाव बच्चे पे आता है। उसी तरह से यहाँ पर जो हम अपने टीवी में देखते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरी इमेज छाप छोड़ जाते हैं हमारे पे। कार्टून्स फ्रीक्वेंटली डिपिक्ट वायलेंट एक्ट एंड चिल्ड्रन हु वॉच मेनी कार्टून्स आर मोर लाइकली टू बिहेव एग्रेसिवली। जो ज्यादा देखते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव है। अभी पीछे यूएस ने तो टॉम एंड जेरी को भी बैन कर दिया, वो कह रहे हैं कि इसमें वायलेंट एक्ट है, इसमें हमेशा वो उसका पीछा करता है, मारने की कोशिश है एक दूसरे को, तो ये वायलेंट एक्ट है। छोटे बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये मजाक हो रहा है, आप शायद उस पर मुस्कुराएं, बच्चा गंभीर होता है, बच्चे के मन में हर टाइम भय बना रहता है, कभी ये सच में उठाए, मार ना दे इसको, तो क्योंकि बच्चा अलग ढंग से सोच रहा है उसमें। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, ये पेरेंटिंग देखिए आप। हाँ, अक्सर हम ये मानते हैं कि बच्चे की पेरेंटिंग में पिता का रोल नहीं होता, लेकिन पिता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मजबूत भूमिका है उसकी। और स्पेशली हमारी जो ग्रोइंग एज होती है, उसमें माता पिता का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ग्रोइंग एज कौन सी? जो हमारी 18-20 साल तक चली है, जिसको हम अपना डेवलपमेंटल पीरियड मानते हैं। उसमें माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन, माता पिता द्वारा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाना, अच्छा
लगाव उनके प्रति दिया जाना, वो हमारी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो बाद की लाइफ में कितना भी प्रेम बरसाया जाए वो कमी रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ए ग्रोइंग बेबी ऑफ रिसर्च हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फादर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव फॉर हिज चिल्ड्रन। इन फैक्ट सर्टेन डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन एंड सब्सटेंस एब्यूज। बहुत सारे बच्चों में डिप्रेशन आता है, सब्सटेंस यूज करने लग जाते हैं, अब्यूज करते हैं उसका, लाइक स्मोकिंग करना है ना। इसके अलावा कोई भी इस तरह का ओपीएम है, मैरिजुआना है, ठीक है, या हम बात करें कुछ और जो स्टैंडर्ड के हैं उसमें कोकीन या और इस तरह की बहुत सारी चीजें सब्सटेंस लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। सब्सटेंस एब्यूज हैव बीन फाउंड टू बी मोर रिलेटेड टू फादर्स देन मदर्स बिहेवियर। पिता के व्यवहार से जुड़ा है वो। अगर पिता ठीक से नहीं दर्शाता है व्यवहार अपना, पिता ठीक से पार्टिसिपेट नहीं करता, पिता उसमें अपनी अहम भूमिका नहीं निभाता है, तो बच्चे इस रास्ते पे जा सकते हैं। तो छोटे छोटे यूथ को, टीन एज को आप देखिए, आप डीयू की तरफ चले जाइए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट या अभी आप दिल्ली में चले जाइए, आप आपको अमूमन छोटे बच्चे या टीन एज में बच्चे स्मोकिंग करते हुए मिल जाएंगे। तो वो सब किसका? पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में जब आप पूछेंगे पिता क्या करते हैं, तो पिता या तो है नहीं, या पिता कई बार ऐसा है कि मारपीट करते हैं पिता, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो सोशल एक्टिविटी में नहीं बल्कि एंटी सोशल एक्टिविटी में काउंट होता है। तो इस वजह से बच्चे उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता जो ऑक्यूपेशन अपनाते हैं उसका हमारी अपब्रिंगिंग पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे पे उन नॉर्म्स का दबाव भी रहता है। पिता टीचर हैं, माता टीचर हैं, तो बच्चा भी संस्कारों के तले दबा है। अब एक बच्चा देखता है भाई मेरे माता पिता वो तो अपना बस कोई जेब काट रहा है या मारपीट कर रहा है या जेलों में है, तो उन बच्चों को बचपन कैसा होगा? क्योंकि सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है और सारा टीचर कर नहीं सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। जापानीज पेरेंट्स के साथ भी एक प्रॉब्लम चलती है। जापानीज पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम चलती है, अगर वो अपने बच्चे को अपने से दूर करते हैं तो सेपरेशन एंजाइटी आती है। सेपरेशन एंजाइटी हमने पढ़ा था क्या होता है। सेपरेशन एंजाइटी होता है जब बच्चे को उसके केयर गिवर कौन होता है? जो भी प्राइमरी केयर गिवर, उसकी माता है या कोई नर्स रखी है, जो भी रखा है उसने, तो जो उसका केयर गिवर है उससे उससे दूर करते हैं तो बच्चा उस अलगाव को महसूस करता है और वहां एक एंजाइटी, एक चिंता दिखाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है, अलग करने पर जो दुख और चिंता बच्चा महसूस करता है उसको सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। तो जापानीज पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को अपने से दूर कर दिया तो सेपरेशन एंजाइटी, और बहुत ज्यादा क्लोज रख लिया तो डिपेंडेंसी आ जाती है। डिपेंडेंसी यानी हर छोटी बात के लिए बच्चा उस पर डिपेंड हो जाता है। इसलिए कहा यह जाता है कि अच्छी पेरेंटिंग के लिए बच्चों को इन दोनों का कंपोजिशन मिल जाए तो अच्छा है। यानी बच्चे को अपनी देखरेख में निर्णय लेने के लिए आप तैयार करें ताकि वो अपने डिसीजन ले पाए। बहुत सारे बच्चों में डिसीजन लेने की बात तक ये चीजें डेवलप नहीं हो पाती, और बात तक डेवलप नहीं होती हैं तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं उनके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे बड़े होने के बाद भी। अभी जो केस में बता रहा, आप सोचिए कि लड़का जॉब पे है, लड़की जॉब में है, इवन वो जॉब में भी कोर्ट में है और खुद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं परंपराओं के नीचे दब जाता है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये रहती है हमारी कि एक बार बच्चे को शुरुआत में जब दबा दिया जाता है तो बाद तक उसका भय उस पर बना रहता है, बाद तक डरता रहता है। यदि आपको मान लो किसी व्यक्ति ने, आप छोटे थे और पीट दिया है, आप बड़े हो जाओगे उससे ज्यादा ताकतवर भी लगोगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके मन में भय रहेगा। तो वो एक ट्रोमा की तरह होता है जो हमारी लाइफ पे छाप छोड़ जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को आप महसूस करिए कि पेरेंट्स का, फादर का क्या रोल है। अक्सर ये मानते हैं कि सारी जिम्मेदारी तो मदर की होती है, ऐसा भी नहीं है। अक्सर हम ये मानते हैं कि बच्चे टीवी देख लेगा, टाइम पास कर लेगा, इससे क्या ही फर्क पड़ना है। नहीं, बच्चा क्या देख रहा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जब भी उसको दिखाएं तो सोशल एक्ट दिखाएं, कुछ ऐसे जिसमें दूसरों के साथ वो अच्छा बर्ताव कर सके, दूसरों के साथ अच्छा रह सके। ज़्यादातर कोशिश करें कि आउटडोर प्ले करवाएं बच्चे से, बाहर खेलें एक दूसरे के साथ, जिसमें कोऑपरेशन सिखाया जाए, जिसमें वी फीलिंग डेवलप हो उस बच्चों में।
लेकिन हम क्या करते हैं, पैसिव मोड में ले आते हैं, बाहर खेलने की बजाय अंदर घर में मोबाइल देखने या पैसिव गेम को पसंद करते हैं। पैसिव गेम जिसमें हम अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो डिमांड करते हैं रिमोट वाली कार चाहिए उसको। स्पाइडरमैन में एक बार मॉल में चला गया तो वहां एक वो टॉय रखा था, एक छोटा सा टॉय था ना, बैटमैन लाइक या कुछ। मैं बोला भाई क्या प्राइस है इसका? बोला 15,000 रुपये। कि 15,000 में तो सारा सोशलाइजेशन हो जाएगा उसका ग्राउंड में। हाँ अब सोचिए क्या करना है उसका 15,000, बच्चे को क्या पता उसकी कीमत का। और ऐसे में यदि बच्चों को हम ये खिलौने दे रहे हैं तो हम उसको फिर संपत्ति से आंक रहे हैं उसके जवा उस बचपन को, उसका कोई महत्व नहीं है। अभी तो वहां पे आप बच्चों को ले जा रहे हैं, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, वहां पे ले जाते हैं गाड़ी में बैठा के आगे पीछे कर रहे हैं, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होना है बच्चे। हेल्दी डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा बच्चों के साथ रहना, घुलना मिलना उसका बहुत जरूरी है। उनके साथ रहेगा तो वहां वो हेल्दी भी रहेगा और बाद में उसको ये समस्याएं नहीं हो। अकेले में जो जीवन बच्चों का बीतता है वो उनके लिए बहुत समस्याएं पैदा करता है। आगे हम बात करेंगे इसमें एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन ने यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी थ्योरी दी है अपनी। इनकी थ्योरी को हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इस साइको सोशल थ्योरी में इन्होंने 8 स्टेजेस की बात की है, कितनी, 8 अवस्थाओं की। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन या उसका डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता है। कब तक चलता है? लाइफ टाइम। और इस लाइफ टाइम में बच्चा 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन 8 अवस्थाओं में क्या होगा, बच्चे के सामने प्रत्येक स्टेज में कुछ क्राइसिस आते हैं, कुछ द्वंद आते हैं। और इस द्वंद में यदि हम उसकी हेल्प कर देते हैं, उसके वहां एडजस्ट करने में मदद करते हैं, तो बच्चे में एक अच्छा हेल्दी ट्रेट, एक गुण भी डेवलप हो जाता है जिसको हम ईगो स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक स्टेज में क्या आना है? एक क्राइसिस आना है। क्राइसिस यानी एक द्वंद आना है, कॉन्फ्लिक्ट आना है। और यदि उस कॉन्फ्लिक्ट में हम उसको, जैसे मान लो सपोज करें आपके सामने कोई द्वंद आ जाए आपके सामने कि सर मैं ये करूं या ये करूं, और उसको चुनने में मैं आपकी मदद कर देता हूं, तो ऐसे में आप में हेल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा। और यदि वो द्वंद आप में रह जाता है तो फिर यहाँ आप में एक नेगेटिव ट्रेट हमारा डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहली बात, कितने यहाँ पर स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस है। ठीक है। और ये यहाँ पर एस्टिमेट एज दी गई है कि उनकी अनुमानित आयु कितनी रहेगी। और यहाँ पर वो क्राइसिस दिए गए हैं कि कौन कौन से क्राइसिस होंगे, और इन क्राइसिस का ठीक से यदि निपटान होता है तो कौन सी ईगो स्ट्रेंथ बच्चे में डेवलप होगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन ने, वो सिगमंड फ्रॉइड से थोड़ी सी डिफरेंट है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की है, जिसमें ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज की बात करते हैं। हम पहली 5 स्टेज उन्हीं से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद 3 एक्स्ट्रा स्टेजेस को भी इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। इनकी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी सेक्सुअल एक्ट पे ज्यादा जोर देती है, सेक्सुअल चीजों पे ज्यादा जोर देती है, और ये सोशल चीजों पर ज्यादा जोर देती है। इसलिए उनकी थ्योरी का नाम साइकोसेक्सुअल थ्योरी पड़ा, और इनकी थ्योरी का नाम क्या पड़ा? साइको सोशल थ्योरी पड़ा। ठीक है। क्राइसिस में सबसे पहला जो क्राइसिस आता है वो आता है हमारा बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास करें या ना करें। अगर मैं आप सबसे पूछता हूं, आपको अपने पे कितना विश्वास है, समाज पे कितना विश्वास है? बताओ, सोसाइटी पे कितना विश्वास करते हो? 100 में से यदि पूछा जाए, 100 में से, कि हेमंत नाम है ना, कितना परसेंट विश्वास करते हैं 100 में से सोसाइटी पे? 50%। और आप कितना करते हैं? आपका क्या नाम है? क्या? कंचन। ठीक है। आप कितना करते हैं ट्रस्ट? 10 to 20। और आप कितना करते हैं? आपका नाम? भूमिका, कितना करते हो? 40%। ठीक है। आपका नाम? ललित, आप कितना करते हो? ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है। और आपका नाम? पलक, आप कितना करते हो? पलक। फिर भी सोसाइटी पे अमूमन एक जनरल परसेप्शन बताओ, अपनी जनरल परसेप्शन, विदाउट एनी सिचुएशन। फिर भी अगर हम इसको रेटिंग करें, 100 में से स्कोर देना चाहें, 50%। ठीक है।
अच्छा, अब ये था हमारा सोसाइटी के प्रति। और अपने पे कितना ट्रस्ट है हेमंत? अपने पे फुल है। कंचन, भूमिका, ललित, पलक, अपने पे पूरा ट्रस्ट है। ऐसा कैसे है कि अपने पे आप पूरा भरोसा करते हैं, समाज पे बिल्कुल नहीं है? आई अंडरस्टैंड, आप अपने बारे में अच्छा पूरा जानते हैं, नो डाउट। अपनी एबिलिटीज का आपको पता है ना, अपनी स्ट्रेंथ सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी तो सोचो, जो अपने पे विश्वास करता है वो दूसरों पर भी विश्वास ले आता है। और जो खुद में ही मिसट्रस्ट का भाव रखता है, अपने पे ही विश्वास नहीं रखता है, वो दूसरों पर से भी अपना विश्वास खो देता है। ये इस थ्योरी का आधार बता रहा हूं मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आप जैसे सोचते हैं, एरिक एरिक्सन इसके ठीक विपरीत सोचता है। वो ये कहता है कि एक व्यक्ति अगर मान लो जब अपनी पहली अवस्था में, और पहली स्टेज कौन सी है जो जन्म से 1 साल तक चलती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें बच्चा ये सीखता है कि मैं विश्वास करूं या ना करूं किस पे, वो हम बात करेंगे। देखो, इस पहली स्टेज में बच्चे की जो भी केयर गिवर होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी की होती हैं। वही उसकी देख रेख करती है, उसके खान पान का ध्यान रखती है। अगर उसने बेड वेटिंग किया है तो उसको साफ करना, उसको दवाइयाँ देना, है ना, उसके दुख सुख का ध्यान रखना, उसके कंफर्ट का ध्यान रखना, गर्मी सर्दी का ध्यान रखना। ये सारी प्रैक्टिस किसके द्वारा की जा रही है? उसको चोट से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, है ना, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके फियर को समझना। ये सब सारा सब कुछ किसके द्वारा दिया जा रहा है? मदर द्वारा। और मदर द्वारा जब ये अच्छी केयर बच्चे को मिलती है तो वहां पर उसको ये ट्रस्ट आता है कि वो सही जगह पर है, वो सही हाथों में है। और न सिर्फ बच्चा अपनी मदर पे ट्रस्ट करना सीखता है, बल्कि सभी जितने भी मदर सिंबल, इवन वर्ल्ड पर वो विश्वास करना सीख जाता है, संसार के प्रति और अपने प्रति भी वो विश्वास करना सीख। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस उस बच्चे के अंदर भी ट्रस्ट डेवलप करती है। और न सिर्फ उसके अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड ये सब पे ट्रस्ट उसका ले आती है। और यहीं पे अगर उस माता ने उस बच्चे का ध्यान नहीं दिया, यानी उसके सुख दुख का ध्यान नहीं रखा, भूख प्यास का, गर्मी सर्दी का नहीं रखा, और बड़ा कैजुअल एटीट्यूड रखा है, बीमारी में उसको संभाला नहीं, तो ऐसे में बच्चे में एक और इसके अगेंस्ट हमारा ट्रस्ट डेवलप हो सकता है, जिसको मिसट्रस्ट कहते हैं। ठीक है, मिसट्रस्ट आएगा। ऐसे में बच्चा न सिर्फ अपनी माता पे बल्कि संसार पे भी किसी तरह का विश्वास नहीं करता, और बच्चा अपने आप पे भी विश्वास खो दे। अब मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपके अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट समझ में आया? तो एक व्यक्ति के जब आप एफर्ट देखते हैं, एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, वो 10 बार उसकी प्रैक्टिस करता है और कहता है कि नहीं मैं सही निकाल के ही दिखाऊंगा, और लगा हुआ है कोशिश में। और एक व्यक्ति एक ही ट्रायल के बाद हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है कि जी नहीं हुआ, आप कराइए। तो यहाँ पर बुनियादी फर्क ट्रस्ट वर्सेस में। एक व्यक्ति लेबोरेटरी में, एडिसन की जब हम बात करते हैं, हजारों एक्सपेरिमेंट किए, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट था। उसको ये पता था कि एक दिन मैं कर दिखाऊंगा। और न सिर्फ अपने पर ट्रस्ट था बल्कि वर्ल्ड वाइड वो सब पे इस तरह का भाव रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, आप सारी दुनिया को जानते हो? नहीं जानते? चलो मान लो आप स्टेशन पे गए हैं, आप स्टेशन पे गए हैं और आपको वॉशरूम जाना पड़ा, आपके पास लगेज है, और आपने एक व्यक्ति को कहा कि एक बार देखना मैं अभी आया। ये क्या था? ट्रस्ट था। है या नहीं? ये ट्रस्ट ही है हमारा। अभी खैर इतना ऐसा एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी एग्जाम में भी दूसरे के भरोसे चले जाते हैं इस ट्रस्ट पे कि ये बता देगा कुछ, आगे पीछे से हेल्प हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है, मेरा ट्रस्ट हम करते हैं। अभी मान लो आप सेफ हैं इस सोसाइटी में, आप घर से आए हैं, घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। आपके साथ कुछ भी कोई होता है तो समाज है, ऐसा आप कह के निकले थे कि मैं अकेली थोड़ी हूं, सारी सोसाइटी है, कोई ना कोई प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमारा ट्रस्ट है उस सोसाइटी पे। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट फिर करेंगे। थैंक यू जी।